बच्चों, आज हमारा टॉपिक है लेबर डिमांड। तो लेबर डिमांड का ये टॉपिक आपको रिलेटिव टू इनकी बुक से करवाया जाएगा। ये चैप्टर नंबर 3 है जो आपको दिखाया गया है। एम्प्लॉयमेंट लेवल हेडिंग दी गई है और लेबर डिमांड, इसके की पॉइंट्स मैंने पेज पे नोट डाउन कर दी हैं, वो आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। So in order to determine employment level, labor market analysis is done under the assumption of perfect competition. अब परफेक्ट कंपटीशन की assumptions बेसिकली क्या हैं? परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मनी वेजेस, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इन्हीं जितनी भी परफेक्ट कंपटीशन की assumptions हैं वो फॉलो करते हुए क्लासिकल इकोनॉमी के अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमिन किया जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमिन करने के लिए यानी रोज़गार के तर्जन के लिए हमें लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई इन टू मेन एलिमेंट्स और इकोनॉमिक फोर्सेस का मालूम होना ज़रूरी है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट लेवल के डिसीजन पर आने से पहले हम आज लेबर डिमांड के टॉपिक को समझते हैं कि लेबर डिमांड है क्या, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ये डिटरमिन होती है और कौन लेबर डिमांड करता है। सो लेबर डिमांड करता कौन है? फर्म्स करती हैं। फर्म्स क्या हैं? फर्म्स प्रोड्यूसर्स हैं जो लेबर सर्विसेज परचेज करेंगी, डिमांड करेंगी, फिर उस लेबर को यूज़ करके ही गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगी ना, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं। पहले फर्म्स क्या हैं? फर्म्स ही परचेजर्स हैं लेबर सर्विसेज की। इट्स मीन लेबर डिमांड कौन करता है? फर्म्स करती हैं। और यहाँ पर लेबर डिमांड के एनालिसिस को एक सिंगल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे, फिर उसके बाद वही एनालिसिस चूँकि परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी ये हमारे पास है डिमांडर्स हैं ये सेम प्राइस ही वेट करेंगे और सेम क्वांटिटी ही इनकी होती है। जो भी प्रोडक्ट है चाहे उसकी क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है, उसमें वैरायटी हो सकती है, लेकिन जो लेबर सर्विसेज ये डिमांड कर रहे हैं उसे हमने यहाँ बाय एजम्पशन लिया है क्लासिकल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग के ऑल ओवर हर एक को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हर एक के पास जो लेबर डिमांड है वो हम ओवरऑल इन सब की एग्रीगेट कर सकते हैं। तो जो एक पर रूल अप्लाई होता है वही सब पर रूल अप्लाई होता है, और वो रूल क्या है कि हर एक फर्म लेबर डिमांड वहाँ तक करना चाहती है जहाँ तक इसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, यानी ये लेबर सर्विसेज को हाइड करके इतनी गुड्स एंड सर्विसेज बना ले कि फिर उन्हें जब वो सेल आउट करे तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रह जाए। सो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो इन तमाम फर्म्स का मेन गोल होता है, और वो परफेक्ट कंपटीशन के असम्पशन के अंडर क्लासिकल इकोनॉमी में हम फिर इन तमाम फर्म्स के इस सेम टारगेट की वजह से इन सबको एग्रीगेट कर सकते हैं। जब सिंगल फर्म के एनालिसिस को समझने के लिए हम कहते हैं शॉर्ट रन में देखें तो जिस तरह से लेबर सर्विसेज लेबर इनपुट आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वैसे वैसे आउटपुट ज़्यादा होती है, लेबर आप कम यूज़ करते हैं तो आउटपुट आपकी कम होती है। इट्स मीन जो आपके टू मेन डिसीजंस हैं कि या तो फिर आउटपुट लेवल डिटर्मिनेशन या लेबर इनपुट डिटर्मिनेशन, ये दोनों सेम ही हैं। दोनों में से किसी भी एक पॉइंट का डिसीजन हो जाए तो आपका दूसरे का डिसीजन हो जाता है। जैसे इसमें अगर क्वांटिटी ऑफ लेबर इनपुट का डिसीजन हो जाता है, जिन्हें हम लेबर इनपुट यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट का डिसीजन हो जाएगा। तो दीज आर द वन डिसीजन फिनोमिना। एंड हाउ फर्म्स मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए रूल क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इक्वल होना चाहिए, यानी टोटल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और टोटल का हमेशा जब आप डेरिवेटिव लेते हैं वो मार्जिनल होता है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का की जो कंडीशन है, ये कंडीशन गिवन है MC इज इक्वल टू MR। अब लेबर डिमांड करते हुए अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स का जो MR है यानी मार्जिनल रेवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा MR, AR और P यानी मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, लेबर डिमांड और प्राइस ये इक्वल होते हैं। ये यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया MR इज इक्वल टू P। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है? ये अल्फा लेबर है, MC मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है? जितने मनी वेजेस फर्म वर्कर्स को पे करती है, किस वजह से पे करती है? उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की को अवेल करने की वजह से, यानी वर्कर्स का जो लास्ट यूनिट फर्म ने एम्प्लॉय किया है, हायर किया है किसी एक लास्ट वन वर्कर को, तो वो प्रोडक्ट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको जो भी फर्म पे करेगी मनी वेज वो फर्म की कॉस्ट है। अगर फर्म ने कम हायर किए हैं तो वो कम के मुताबिक होगा, ज़्यादा हायर किया तो ज़्यादा के अकॉर्डिंग होगा। MP मार्जिनल प्रोडक्ट N फॉर लेबर है। अच्छा, अब इन MC और MI इन दोनों को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल करने से क्या होगा? P इज इक्वल टू MC एंड MC की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, P इज इक्वल टू W बाई MPN, और इसकी ही जस्ट पोजीशन चेंज की है वेरिएबल्स की आपने।
तो आपको फाइंड आउट हो जाता है रियल वेज। और रियल वेज हमेशा क्या होता है, जो जितने भी इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स हैं अगर उन्हें पी से यानी प्राइस से डिवाइड कर दिया जाए तो वो रियल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो डब्ल्यू क्या है, वेज, और डब्ल्यू ओवर पी रियल वेज। सो रियल वेज इज इक्वल टू एम पी एन। ये इसी से आया है कि एम पी एन आप उस साइड पर ले जाए, पी इधर आ जाए। फिर इसी तरह से मनी वेज यानी नॉमिनल टर्म्स में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और मनी वेज के अकॉर्डिंग मनी वेज इज इक्वल टू रेवेन्यू ऑफ द लास्ट आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस बाय द लास्ट वन यूनिट ऑफ लेबर। तो ये रेवेन्यू के फर्म को लास्ट यूनिट ऑफ लेबर को हायर करने से उसकी प्रोडक्ट में जितना इंक्रीमेंट आता है यानी उसकी प्रोडक्ट में जितना इजाफा होता है वो उस इजाफे को किस प्राइस पर सेल करती है वो उसका रेवेन्यू है। और ये इक्वल किसके होता है, वो मनी वेज जो फर्म ने इस लास्ट वन यूनिट को पे किया है। जब फर्म को हासिल होने वाला उस लास्ट वन लेबर इनपुट से रेवेन्यू और उसको पे करने का जो मनी वेज है वो इक्वल हो जाते हैं, तो फर्म वहाँ तक लेबर हायर करती है यानी लेबर डिमांड करती है। इसके बाद लेबर डिमांड मज़ीद नहीं करती। तो ये तो एक रूल है, कंडीशन है, और ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है सारी जो आपको समझा दी गई है। इसके बाद लेबर डिमांड का स्केड्यूल है, यानी आपने इसका की डायग्राम प्लॉट करनी है। तो वो किस तरह से प्लॉट की जाएगी, यहाँ मेंशन है रियल वेज डब्ल्यू बाई पी। सो रियल वेज के अगेंस्ट भी, इसके अलावा मनी वेज है तो मनी वेज के अगेंस्ट भी आप इसे प्लॉट कर सकते हो। अगेंस्ट का मतलब क्या है कि आपने वाई एक्सिस पर रियल वेज रखा है और एक्स एक्सिस पर आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ लेबर रखे हैं। ये आपने एक्सिस पर जो वेरिएबल्स के नेम है ये लाजमी स्पेसिफाई करना है। ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे आपका स्केड्यूल क्रॉस हो जाएगा कि ये बेनाम स्केड्यूल है, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, ये किन टू वेरिएबल्स की बेस पर बना है। अच्छा, अब आपने टेबल चेक करना है अपनी बुक में। आपकी बुक के उस टेबल को फॉलो करते हुए ही ये एमपीएन का स्केड्यूल ड्रा किया गया है। और गौर से देखिए ये एमपीएन का जो स्केड्यूल है ये अब आपका लेबर डिमांड का स्केड्यूल ही बन गया है। किस तरह से ये रियल वेज को डिपिक्ट करता है और ये लेबर डिमांड के स्केड्यूल को भी डिपिक्ट करता है। इसकी बेसिक रीजनिंग क्या है वो आपको पहले ही सब कुछ क्लियर करके बता दी गई है कि जितना फर्म के आउटपुट में इंक्रीमेंट होता है लास्ट वन यूनिट ऑफ लेबर से, उसी अकॉर्डिंग फर्म लेबर को पे करती है, तो इसलिए फिर फर्म उसी के अकॉर्डिंग ही लेबर की डिमांड भी करेगी। सो MPN इज़ नोन एज लेबर डिमांड स्केड्यूल। और ये लेबर डिमांड स्केड्यूल डाउनवर्ड स्लोप है, यानी देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब बुक के अकॉर्डिंग से आप देखें तो ये बेसिकली जो लास्ट में टॉपिक आपको प्रोडक्शन का करवाया गया है उस प्रोडक्शन के टॉपिक के अकॉर्डिंग ये टेबल गिवन है। और यही टेबल देखें लेबर डिमांड में अगेन रिपीट भी हो रहा है, रियल वेज के अकॉर्डिंग भी, मनी वेज के अकॉर्डिंग भी। और ये डायग्राम भी सेम ही है जो MPN वाली आपको जहाँ रिपीट करके बता दी गई है। लास्ट वन में ये जो पैराग्राफ गिवन है और एट द एंड ये जो डेफिनेशन दी गई है लेबर डिमांड स्केड्यूल की, ये आपको याद होनी चाहिए। सो लेबर डिमांड स्केड्यूल is the sum of the quantities of labor input demanded by the firm in the economy. And how we will denote this labor demand schedule? Labor demand is function of real wage and this is inverse function, that's why negative sign is represented here. तो ये फंक्शनल फॉर्म है उस लेबर डिमांड स्केड्यूल की जो यहाँ डिपिक्ट की गई है। ये लास्ट में इस टॉपिक के डेफिनेशन दी गई है। बहुत अच्छे से इसे पढ़ें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा।